हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस ऑफिशियल के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। इम्पोर्टेंट सेशन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैच के लिए आपको थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सारी क्वेरी आपकी उस पर दूर कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, मगर ये सेशन तुमको पसंद आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि सीरीज मोटर का स्पीड टॉर्क होता है। मतलब सीरीज मोटर यानी डीसी सीरीज मोटर का स्पीड टॉर्क जो ग्राफ है वो कैसा बनता है। तुमको पता है कि सर जो डीसी मोटर का स्पीड टॉर्क ग्राफ है वो किससे किसके बीच में बनता है। एन जो होता है 1/IA, यही होता है। हाँ सर, यही होता है। ठीक है, तो अगर ग्राफ की बात करेंगे तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से होती है और उसमें क्या होता है, एक ये ऐसा कुछ बनाए दिखा जाए क्योंकि विद के अनुपाती है ना। तो अगर ये हमारा एन है और हमारा ये क्या है, टॉर्क है, क्योंकि हमको पता है टॉर्क किसके समानुपाती होता है सर जी, IA के होता है, IA² के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस हिसाब से टॉर्क बढ़ेगा उस हिसाब से आर्मेचर करंट भी उसके स्क्वायर के घटेगा। तो इसलिए कैसा बना हमको दिखा जाता है सर, ये ग्राफ देखते हो तो हमारा हो जाता है सर हाइपरबोला। क्या हो जाता है, इस ग्राफ का नाम क्या है सर, हाइपरबोला नाम है। ठीक है, इसको याद रखना है, हाइपरबोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि डीसी मशीन में वेरिएबल लॉस फिक्स लॉस के, फिर लॉस नहीं है, फिक्स लॉस, इसको फिक्स कर लो, फिक्स लॉस के बराबर हो। यानी ये बताया, बोल रहा है वेरिएबल लॉस, हमको पता है वेरिएबल लॉस केवल एक ही लॉस होता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। ठीक है, और फिक्स लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आयरन लॉस बोलते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं सर ये वाली कंडीशन जो होती है हमारी किसकी होती है, सर ये होती है हमारी मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है। उसमें क्या होता है, हमारी दक्षता मैक्सिमम होती है। क्या होती है, एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। या तो कांस्टेंट लॉस बराबर वेरिएबल लॉस बता देगा या कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस कर देगा। ठीक है, ये सभी एक ही चीज़ बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के आर्मेचर का लेमिनेशन इनमें से क्या घटाने के लिए किया जाता है। बहुत ईजी है और ये हर बार पूछा जाता है। क्यों करते हैं सर, सर लेमिनेशन तो करते हैं हम किसके लिए, एडी करंट घटाने के लिए, नो डाउट। ठीक है, सही है। अब हम सिलिकॉन का प्रयोग क्यों करते हैं सर, सिलिकॉन स्टील, तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है हिस्टैरिसीस लॉस, यानी जिसको सेंथिल हानि कहते हैं, उसको कम करने के लिए हम हिस्टैरिसीस लॉस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस का प्रयोग करते हैं। सही है। अगर लेमिनेशन की बात करें तो कितनी होती है सर, ये 0.35 से 0.5 mm तक इसकी लेमिनेशन की मोटाई होती है प्रत्येक शीट की। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में जो प्रारंभिक फ्लक्स है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी डीसी जनरेटर में जो प्रारंभिक फ्लक्स है वो किसके द्वारा, तो सर जी जो प्रारंभिक फ्लक्स है उसमें आप सप्लाई नहीं दिए, ध्यान समझना, आप सप्लाई नहीं दिए हैं जनरेटर में, यानी सप्लाई नहीं भी ले रहे, आप घुमा भी नहीं रहे, तब उसमें क्या होता है, पोल के द्वारा ऐसा बना होता है ना, एक ये बना होता है, एक ये बना होता है, एन के एस की तरफ भागता है। तो ये वाला जो पोल है, एन एस जो भी है, ठीक है, इसमें अपने आप लगातार फ्लक्स बहता है, सप्लाई दो चाहे मत दो। और ये जो लगातार अपने आप में स्वयं के कारण बना होता है जिसमें
चुंबक का गुण मौजूद होता है केवल वही कर सकता है, और जिसमें चुंबक का गुण मौजूद होता है वो किसी कारण होता है, तो जी रेसिडुअल, यानी जिसको अवशिष्ट चुंबक बोलते हैं। रेसिडुअल के कारण ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रेसिडुअल चुंबकत्व कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? रेसिडुअल चुंबकत्व के कारण जो होता है, पहली प्रारंभिक जो फ्लक्स है इसी के द्वारा दी जाती है, बाद में फिर करंट दो अलग की चीज़ है, मगर शुरुआत में इसी के कारण होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल मशीन में किसका प्रयोग होता है? डीसी सीरीज, डीसी शन, डीसी कंपाउंड, डीसी शंट कंपाउंड, किसका प्रयोग करोगे? मिल मशीन में प्रयोग करना है तो सर मिल मशीन में तो हम इसका ही प्रयोग करें तो बेस्ट है। किसका? डीसी शंट मोटर का। ठीक है, मिल मशीन देखो याद रखना पड़ेगा, याद हो तो करोगे, नहीं छोड़ के आओगे। तो मिल मशीन में हम सर डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग सर हम कहाँ करते हैं? सर इसका प्रयोग हम करते हैं ट्रैक्शन में। ठीक है, रेलवे में। शंट कंपाउंड का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है। सही है, या और डीसी कंपाउंड का प्रयोग कहाँ करते हैं सर? एलिवेटर में करते हैं। बहुत फेवरेट एग्जांपल है इसका, एलिवेटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज मोटर में टॉर्क होता है, सीरीज मोटर में टॉर्क होता है क्या? कोई दिक्कत नहीं, अभी बताते सर जी। टॉर्क क्या होता है? फाई आई ए, यही होता है टॉर्क। और हमको पता है कि जो करंट आर्मेचर में जा रही होगी वही करंट कहाँ जा रही होगी? फील्ड में जा रही होगी। तो हमको पता है टॉर्क को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ए गुणे आई ए, और इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आई ए स्क्वायर। यानी जो टॉर्क है हमारा किसके समानुपाती होता है? सर आर्मेचर के वर्ग के समानुपाती होता है। कहीं लिखा है? हाँ सर, आर्मेचर करंट वर्ग के समानुपाती, विद्युत का अनुपाती नहीं, समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। और ये शंट की बात करेंगे तो सर शंट वाले में क्या होता है? आर्मेचर करंट के समानुपाती। ठीक है, टॉर्क का ये हो जाता है क्योंकि फ्लक्स सैचुरेट हो जाता है। सही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विनबर्न टेस्ट द्वारा डीसी मशीन में कौन सी हानि ज्ञात की जाती है? याद रखना, स्विनबर्न टेस्ट हो या हॉपकिंसन टेस्ट हो, इन दोनों से स्विनबर्न जो टेस्ट होता है हमारा किस पे होता है? नो लोड पे होता है। हॉपकिंसन टेस्ट फुल लोड पे होता है। और दोनों से ही क्या पता करते हैं सर जी? कांस्टेंट लॉस, जिसको क्या बोलते हैं? स्थिर हानि। ठीक है, यही निकलता है। टेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सीरीज मोटर में क्या होता है जी? ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। सीरीज मोटर में क्या होता है? जीरो स्टैटिक टॉर्क, लो स्टैटिक टॉर्क, हाई स्टैटिक टॉर्क या पीडीएफ स्टैटिक टॉर्क, क्या होता है? सीरीज मोटर तुमको पता है सर जी, अभी आप बताएंगे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सर लोकोमोटिव में करते हैं। कहाँ करते हैं सर? लोकोमोटिव में करते हैं। लोकोमोटिव मतलब ट्रेन में करते हैं, यानी स्टार्टिंग टॉर्क तो हाई चाहिए, यानी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे सर? हाई स्टार्टिंग टॉर्क में। अब देखो, जीरो स्टार्टिंग टॉर्क किसकी होती है? सिंक्रोनस मोटर की होती है। क्या? जीरो स्टार्टिंग टॉर्क। लो स्टार्टिंग टॉर्क किसकी होती है? या तो स्क्वायरल केज बोल लो या फिर सिंगल फेज बोल लो, दोनों को ही क्या होती है? बहुत ही लो स्टार्टिंग टॉर्क होती है। ठीक है, मगर हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमारी किसकी होती है? डीसी सीरीज मोटर हो गया, स्लिप रिंग हो गया, या सिंगल फेज में बात करेगा तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। आज तो सिंगल फेज चल भी रहा था, सिंगल फेज मोटर। ठीक है, जिसको फ्रैक्शनल मोटर बोलते हैं, एफएचपी मोटर, वो आज ऑफलाइन बैच में चल रहा था और हम लोगों ने यही देखा था सिंगल फेज में कौन सा स्टार्टिंग टॉर्क हाई, तो थ्री फेज में कौन सा हाई, तो डीसी में कौन सा हाई, ये सब सारी चीज़ों को तुलना करके हम लोगों ने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। सही है, याद रखना है इसको। शंट कहाँ प्रयोग करेंगे? जैसे सर जी जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, दिया क्या है? डीसी शंट मोटर में 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क 10 एम्पियर लोड करंट पर उत्पन्न होता है। यदि लोड करंट को दोगुना कर दिया जाए तो टॉर्क कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये लेसन तो पता है ना, टॉर्क समानुपाती आई ए, यही है।
तो ये दिया है कि जब 15 न्यूटन मीटर का था तो 10 एम्पियर था। अब यही पूछा है कि अगर करंट को दोगुना कर दिया जाए, यानी IA के मान को कितना कर दिए, 20 कर दिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी ये नहीं लगा सकते ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यही निकालना है। इसको ऐसे कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो सर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 30 न्यूटन मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन सी है, क्या 30 न्यूटन मीटर सही आंसर हो जाएगा। सही है। और अगर यही सीरीज के लिए बोलता है तो टॉर्क IA² अपॉन IA² बराबर टॉर्क 2 ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, वर्ग दिखा के। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सी सही हो जाएगा। हाँ, ये तो सन कराए थे जी जनरेटर में, बहुत बढ़िया था। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ये सब कराए थे। तो जनरेटर में इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखो इंटरनल हमेशा, सॉरी पहले एक्सटर्नल बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल जो है वो दिखाया जाता है हमारा V वर्सेस IL के बीच में, यानी टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में दिखाया जाता है। ठीक है, यानी लोड पे जो करंट जा रही थी और लोड पे जो वोल्टेज मिल रहा होगा उसके द्वारा दिखाई जाती है। कौन सी, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। अगर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सर ये होता है AB वर्सेस IA। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा EB और IA के बीच में बनेगा, इसको याद रखना है। तो EB IA दिया है कहीं, और जनरेटर में है तो EG हो जाएगा, सेम कहानी है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज नहीं जी, फील्ड करंट नहीं जी, लोड करंट तो है मगर टर्मिनल वोल्टेज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंड्यूस EMF और आर्मेचर करंट बताएं अभी किसके किसके बीच में, EG वर्सेस IA के बीच में। अगर ये मोटर होता तो EB IA के बीच में हो जाता। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंटरनल पूछा है इसलिए ऑप्शन सी, फील्ड करंट नहीं होता है जी, आर्मेचर करंट होता है, याद रखना, गलत है। हाँ, मोटर जब स्टार्टिंग के समय बैक EMF क्या होगा, मोटर जब स्टार्ट करेगा उस समय बैक EMF क्या होगा, ये जवाब देना है। स्टार्टिंग के समय बैक EMF का मान कितना होता है, तो हमको पता है सर जी, N समानुपाती EB/5। जब स्पीड की वैल्यू शून्य रहेगी तो EB का भी मान शून्य होगा, यानी जब EB का मान शून्य रहेगा तो स्पीड का भी मान शून्य होगा। तो हमको पता है कि भले ही कितना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मैग्नेट में रह जाए, जब तक रोटर घूमेगा नहीं तब तक बैक EMF बनेगा नहीं, क्योंकि बैक EMF यानी सिंपल जनरेटर वाली कहानी, और जनरेटर के लिए हमको घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई मोशन ही नहीं हो रहा है रोटर में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, घूमेगा नहीं तो मोटर में EMF बनेगा नहीं, वो बैक EMF हो चाहे जनरेटर EMF हो, वो बात की बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न फ्लक्स घनत्व पर किसी DC जनरेटर में फ्लक्स परिवर्तन होगा, कैसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन है, निम्न फ्लक्स घनत्व पर किसी DC जनरेटर में फ्लक्स परिवर्तन होगा, लीनियर विथ आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर करंट बढ़े, कहाँ गया, यानी इसका मतलब है कि IA बढ़े तो फ्लक्स भी बढ़े, ये कहने का मतलब है। ठीक है, फ्लक्स भी बढ़े, या फिर सी, और क्या दिया है, दूसरा दिया है नॉन लीनियर, यानी आर्मेचर करंट बढ़े तो फ्लक्स ना बढ़े। ठीक है, या बढ़े भी तो ऐसे ऐसे करके बढ़े, कोई अगर आर्मेचर करंट 2 बढ़ जाए तो 6 हो जाए, जब ये 3 होते 5 हो जाए, ऐसा है तो इसको नॉन लीनियर बोलेंगे। लीनियरली विथ फील्ड करंट, और हमको देखो पता है कि फील्ड करंट जो होता है यानी IF, जिसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फ्लक्स के लिए होता है, ये चीज़ याद रखना है। यानी हम पढ़ते हैं ना, ये फाई किसके लिए दिखाते हैं, फाई हमारी फील्ड वाली फ्लक्स होती है और आई हमारी आर्मेचर करंट होती है, यही होती है। और हम दिखाते हैं ना, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई IA, और हमें अभी जस्ट क्वेश्चन पहले बोले थे कि फाई IA,
यानी आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है तो फील्ड फ्लक्स का मान भी बढ़ता है। यानी ये कह सकते हैं कि सर लीनियर विद दी फील्ड फ्लक्स, तो दिक्कत नहीं होगा, लीनियर विद दी फील्ड फ्लक्स। सही है, यानी फील्ड करंट का मान बढ़ाओ तो तुम्हारा फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, जो कि बहुत बार हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, टॉर्क और कॉलेज सब में देखते हैं, जब अधिकतर जब डिराइव करने जाते हैं। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आर ओम 3 प्रतिरोध डेल्टा में कनेक्टर है तो स्टार में जोड़ गए क्या मान होगा। डेल्टा में है तो 3R है तो स्टार में क्या होगा। हमको पता है कि डेल्टा टू स्टार बदलने के लिए बहुत बार कराया है तुम लोग को, ऑफलाइन बेस में भी बहुत बार प्रैक्टिस कराया है, जब भी वीकली या फिर मंथली टेस्ट लेते हैं। तो क्या होगा स्टार में, R/3। ठीक है, कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। यानी अगर ये 10 ओम का है तो 10/3, 30 ओम का तो 30/3, यही हो जाएगा। यानी R/3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डेल्टा से स्टार में और स्टार से डेल्टा में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3R हो जाएगा। ठीक है ना। चलो तो क्या हो जाएगा हमारा, R/3 हो जाएगा, ऑप्शन है सही हो जाएगा। हाँ, ट्रायंगुलर वेव है जी, याद रखना। बहुत बार क्या करते हैं, पिक वैल्यू देखें, पिक वैल्यू यानी वीएम की वैल्यू, वीएम की वैल्यू देखें, अब RMS पूछा है तो VM/√2 मार तो सही हो जाएगा, गलत। इसमें बोला क्या है, तो ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव ध्यान रखना है। ट्रायंगुलर वेव बोला है तो हमको पता है ट्रायंगुलर वेव का क्या होता है, VM/√3, यही होता है ना, VM/√3 RMS वैल्यू। तो VM की वैल्यू कितनी है, 3 है, /√3 है। अच्छा कुछ दिया है 3/√3, नहीं सर जी दिया है, इसको हो सकता है और कुछ करें ताज़ा देखें। अच्छा √3 है, 3/√3 नहीं, 1 एम्पेयर दिया, तो कैसे करेंगे जी इसको। हमको पता है कि क्या होता है, VM/√3 होता है, VM की वैल्यू 3 है /√3। इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, 3/√3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया, 3/√3/3, ये हो जाएगा ना, √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। इसको काट देंगे, कितना आया √3, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, √3। ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से मैच करना है। अगला क्वेश्चन है, देख लो क्या लिखा है। सीरीज RL सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 40 वोल्ट है। ठीक है, यानी जो आर में वोल्टेज ड्रॉप है वो 40 है, याद रखना। RL सर्किट है, हाँ, और इंडक्टर में भी 40 है, तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस कितना होगा। देखो साफ साफ दिया है, सर्किट बना लिए तो आधा से ज़्यादा कहानी खत्म। यही है, ये आर है, ये एल है। आर में कितना वोल्ट था, 40 वोल्ट था, एल में भी 40 वोल्ट है। तो पूछा है कि टोटल वोल्टेज कितना होगा, तो हमको पता है सीरीज सर्किट में क्या होता है सर जी, VT यानी टोटल वोल्टेज बराबर क्या होता है, रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, यही होता है ना सीरीज में जुड़ा हो तब। तो VR का कितना है, 40 है, तो 4 चौक के 16, यानी 1600 तो ये हो गया, प्लस 1600 इसका हो गया, तो 16 दूनी 32 हो गया, 3200 हो गया। कोई दिक्कत है। अच्छा हमको पता है क्या, 2500 किसका होता है सर जी, 50 का होता है। सही है, नीचे आते हैं 3200 आ रहे हैं, तो क्या रखना, नीचे 32 आते हैं, 3200 आंसर था ना, 3200। हमको पता था सर जी कि 50 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 2500, और ये उससे कुछ ज़्यादा है तो 80 तो नहीं होगा, 80 करेंगे तो 64 तो होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 80 का करेंगे, और 5 होगा नहीं, 40 का करेंगे तो 1600 ही जाएगा, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 56.6। ठीक है, इसको करने का सॉल्व करना ही नहीं है, निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको सॉल्व करना नहीं है। 56.656 वोल्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या दिया है, बी, क्योंकि उसको सॉल्व भी नहीं करना था जी। और ट्रांसफार्मर कैन हैव रेगुलेशन क्लोजर टू 0, इसका मतलब क्या बोल रहा है, एक ट्रांसफार्मर है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन शून्य कब हो सकता है। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका वोल्टेज रेगुलेशन शून्य है वो कब पॉसिबल है। सर जी केवल और केवल एक ही समय पॉसिबल है, वो लीडिंग पावर फैक्टर पे। किस पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे, क्योंकि हम बताए थे, याद हो तो
वी आर बराबर बताए थे आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई। प्लस कब लगता है लैगिंग के लिए, माइनस कब लगता है लीडिंग के लिए। अच्छा देखो इन दोनों की वैल्यू घटकर कम ही हो सकती है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन का मान नेगेटिव हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मान लो इसकी वैल्यू बराबर है तो शून्य हो जाएगा ना। मुझे उसके लिए शून्य लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो हमेशा बढ़ेगा ही। तो शून्य कब आ सकता है, माइनस होने पर सर। और माइनस का मतलब अभी क्या बताएं, तो माइनस का मतलब होता है लीडिंग। ठीक है, यानी लीडिंग पावर फैक्टर में पॉसिबल है। सही है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। 17वां क्वेश्चन है 17, ट्रांसफार्मर का फुल लोड पर कॉपर लॉस 1600 वाट है तो हाफ लोड पे कितना हो जाएगा। इसको बार बार बताएं कि पी डिज़ायर किस पे निकालना है, हाफ लोड पे निकालना है ना। तो डिज़ायर हाफ लोड पे है, फुल लोड का कितना दिया है 1600 दिया है। ठीक है, और ये हाफ लोड पे दिया कितना था, हाफ लोड पे निकालना है तो क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। सही है, तो कितना हो जाएगा 1600/4 कितना हो जाएगा ये सर जी 400। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 400 वाट सही आंसर हो जाएगा। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी को ऊपर नहीं रख सकते यदि प्राइमरी पे सप्लाई दी है। एक ही का होता है सर करंट ट्रांसफार्मर, क्योंकि बाद नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेट के बाद काम करना बंद हो जाता है प्रोबेबली। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों से सप्लाई देते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है सजी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लगभग 99% होती है। ये सब चीज़ें याद रखो। इसकी दक्षता की बात किया है जी, इसको तुम निकालोगे तो निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाना है बता देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बस बता देते हैं क्या लगाना है। एफिशिएंसी बराबर होता है VI cos फाई। ठीक है, तो V और I की वैल्यू तो दी हुई तुमको 50 है, cos फाई कितनी है 0.8, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे क्या कर देना है VI cos फाई, फिर वही यानी 0.8 प्लस कर देना है। सॉरी ये क्या है 0.8 है ना, 0.8 है, प्लस कर देना है। कितना है दोनों को जोड़ देना, 8 5 1300 वाट को जोड़ दो। अब जो आंसर आएगा वही तुम्हारी एफिशिएंसी होगी। VI का मान 50 रख देना और किलो वाट में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये दोनों वाट में है ना, क्योंकि हमको वाट ऊपर नीचे दोनों करना था, इसलिए केवल किलो KVA था, वोल्ट एम्पियर था। अगर cos फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, तो वो P का वैल्यू हो जाएगा। अभी ये किसका है पता है, ये ऐसा है। अभी इसको P बनाने के लिए cos फाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर देना, आंसर प्राप्त हो जाएगा तुमको। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं आएगा तो बोल देना सर नहीं आया। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग सिंक्रोनस कैपेसिटर के रूप में कब किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है क्योंकि, और ये हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुमसे टकराए जाते हैं। ठीक है, अच्छा सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग सिंक्रोनस कंडेंसर या फिर सिंक्रोनस कैपेसिटर के रूप में केवल एक ही समय किया जाता है जब वो क्या, पहली कहानी ओवरलोडेड हो, सॉरी ओवरलोडेड बोल रहे हैं, ओवर एक्साइटेड, देखो गलत हो सकता है, ओवर एक्साइटेड हो। ठीक है, तुम लोग के लेवल के हिसाब से तो अधिकतर ओवर एक्साइटेड ही रहता है, मगर ये गलत है। ओवर एक्साइटेड इंपॉर्टेंट नहीं, ओवर एक्साइटेड हो उसके साथ साथ क्या हो, मैकेनिकल लोड ना हो, यानी कि उस पर कोई आंतरिक लोड ना हो, तब वो क्या कर सकता है सर जी, सिंक्रोनस कंडक्टर की तरह काम करते हैं। अन्यथा ओवर एक्साइटेड होने से कोई मतलब नहीं है, काम वो भी नहीं कर सकता अगर बिना लोड के नहीं चल रहा है तो। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर सी होगा, समझ में आ गया होगा। और सेशन पसंद आए बाबू तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऑफलाइन बैचेस चल रही हैं, चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, सिंगल फेज चल रहा है और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन बताएं तुमको, सही बता रहे ना, मतलब नोट्स पढ़ने के बाद ऑफलाइन का तुमको लगेगा सर जी 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, 80% क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, 100 में से 80 मार्क ही आएंगे अगर केवल नोट्स पढ़ लोगे तब। और नोट्स कितने का होगा, मुश्किल तो होगा तो 160 या 170 पढ़ने का होगा, उससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो चलो इसी गारंटी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।